तो हिप्नोथेरेपी तो सुना था, पर ये ट्रांसपर्सनल हिप्नोथेरेपी क्या होता है? आप इक्विप्ड हैं कि किसी को यू कैन टेक समवन ऑन अ जर्नी बियॉन्ड डेथ। क्या बात कर रहे हैं? मैं इस जन्म में तो रचा हूँ, पर पिछले जन्म में कुछ और थी ना। इज देयर एनी लिमिट कि भाई हम एक जन्म, दो जन्म, हम जैसा? अगर धरती पे हैं तो धरती एक तरह का स्कूल है। यहाँ हम कई 100 जन्म लेते हैं। वो जो 7 जन्मों का फासला, 7 जन्मों की जिंदगी, वो माइथोलॉजी है। हम यहाँ फ्यू 100 टाइम्स आते हैं। ऑटिज्म एक्चुअली एक बीमारी नहीं है, एक डिसऑर्डर है। ये जो आत्माएं हैं ना, इसका एक अगर हम आकाशिक से देखें तो एक दूसरा ही वर्जन है। हमें कहा जाता है कि ये जो बच्चे हैं, ये एक्चुअली इनको धरती माँ पुकार के बुला रहे हैं। थ्रू हिप्नोथेरेपी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, आपका कोई ऐसा केस है जहाँ पर आपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स या अनुभव हो जो आप शेयर करना चाहें? बहुत सारे केसेस हैं। मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए, शी वेंट अंडर वेरी क्विकली। उसके बाद ये मैडम जो एक लेडी थी, एक आदमी की आवाज में बात करने लगी। तो मैंने पूछा आप कौन हो? तो पता चला कि वो एक तो बेसिकली रेकी में होता क्या है और कैसे लोगों को हीलिंग मिल जाती है जस्ट टच करने से? ऐसा क्या? बहुत सारी बीमारियों का जो ओरिजिन होता है, रूट होता है, वो फिजिकल बॉडी में नहीं होता। उनके या तो मन में होता है, मस्तिष्क में होता है, या आत्मा में होता है। तो रेकी ना इन 5 बॉडीज को एक साथ हील कर सकता है। मतलब ये तो कुछ ऐसा हो गया कि आपके हाथ में मतलब कंप्यूटर का कमांड है, कंट्रोल पेस्ट किया, एडिट किया, रीसेट कर दी, किस्मत ही बदल सकते हैं आप किसी का। सो हाय ऋचा मैम, कैसे हैं आप? वेरी वेल टुडे, बहुत अच्छी हूँ। तो ऋचा मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपने ऐसा बताया ड्यूरिंग द डिस्कशन कि आप बाय प्रोफेशन एक बैंकर रही हैं जी। और बहुत सीनियर पोजीशन पे आपका करियर था, एंड फिर बैंकिंग प्रोफेशन से, इतने ल्यूक्रेटिव करियर से यू बिकम ए हीलर। तो ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में जिसने आपको इस तरफ डायरेक्शन दिया? तो मेरी लाइफ में ये चीज थोड़ी पहले हुई थी, 18 की उम्र में। एक्चुअली मुझे बचपन से अस्थमा, दमे की बीमारी थी। बहुत सफर कर चुकी थी उसके कारण। तो जब करीब 18 की हुई, मुझे किसी ने बताया कि रेकी कर लो, इससे मदद मिलती है। तो मैंने रेकी लेवल 1 किया और खुद पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो जब खुद पे अभ्यास करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि मेरे को इससे बहुत एडवांटेजेस, बहुत आराम मिलने लगा। तुरंत ही मैंने रेकी लेवल 2 किया, 2 महीने के अंदर ही, और मैं ये 90 दिन तक अभ्यास करती रही। तो इन 90 दिनों में मैंने देखा कि मेरा ये जो दमे का इशू है वो रिजॉल्व हो गया। तो इसने मेरी आंखें खोल दी। इसने बताया कि ये एक ऐसी बीमारी जिसके लिए डॉक्टर्स ने मुझे कह रखा था कि मुझे जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेगी, Very true. मैं तो ठीक हो गई। तो मुझे लगा कि मैं तो दूसरों की मदद कर सकती हूँ। तो अपनी पढ़ाई के साथ ही मैंने इसकी शुरुआत की, खुद से और दूसरों की मदद, जो भी जानते थे, जान पहचान, उस समय तो एक स्टूडेंट थी, मैं ये करती चली गई। राइट। बाद में जर्नी आई हिप्नोथेरेपी की, जो उसके बाद की जर्नी है। तो इसलिए अगर आप हीलिंग की शुरुआत बोलें तो 18 की उम्र में थी और हीलिंग से मेरा सफर हुआ। और इस चीज ने मेरे, जिसको कहा ना, एक ईश्वर के प्रति बहुत करीब ला दिया। करेक्ट। एंड आई एस्टैब्लिश्ड अ बेस्ट फ्रेंड रिलेशनशिप विद गॉड। एंड मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे महादेव हैं। और उनसे एक एक आत्मिक रूप का एक संबंध बड़ा गहरा हो गया। तो ये शुरुआत 18 की उम्र में हुई थी। सो बहुत अर्ली एज में, मतलब जहाँ पर मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, होपलेस हो जाता है, बोले कुछ हो ही नहीं सकता, आपको जिंदगी भर रहना पड़ेगा, वहां से आपको एक कनेक्शन और एक कन्विक्शन आया। एंड फिर तो सबसे पहले जैसे आपने बताया रेकी, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। तो एक्चुअली रेकी होती क्या है? राइट, बहुत बारे में सुना है, पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताएं जरूर। ये क्या साइंस है रेकी? मैं जरूर बताना चाहूंगी। रेकी 2 वर्ड से बना हुआ है, रे और की। ओके। रे मतलब यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, प्राण शक्ति, वो ऊर्जा जो हमारे चारों ओर है, और की एनर्जी को कहते हैं। रेकी एक जापानीज वर्ड है, और इस फॉर्म को हम डॉक्टर मिकाओ साइको की, इसका पूरा सम्मान डॉक्टर मिकाओ साइको देते हैं। रेकी एक्चुअली आया है गौतम बुद्ध से, लोटस सूत्र से। अच्छा। डॉक्टर मिकाओ साई बहुत जानते थे कि ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे मास्टर्स दुनिया में आए जो सिर्फ अपने टच के द्वारा लोगों को हील कर सकते। ये बात जीसस क्राइस्ट के बारे में बहुत प्रचलित है, लेकिन ये चीज गौतम बुद्ध के बारे में भी बहुत प्रचलित थी। तो उनका ये सारा कुछ उन्हें रेकी की ओर लेके गया। उन्होंने बहुत इस पे स्टडी किया, और उनकी अपनी डिस्कवरीज के द्वारा उनको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिला था ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन, एक पहाड़ के ऊपर, जहाँ पे डॉक्टर मिकाओ साई जब आए और जब लोगों को वो छूने लगे तो वो लोग ठीक होने लग गए। तो फिर उन्होंने इस ज्ञान को लोगों को सिखाना शुरू किया। ये मैं जो आपको कहानी बता रही हूँ, लेट 1800s अर्ली 1900s की कहानी बता रही हूँ।
रेकी अब जो प्रचलित है पूरी दुनिया में, ये उनकी एक शिष्या के द्वारा है, उनका नाम है हवायो टकाटा, जो अब नहीं है दुनिया में। उन्होंने इस ज्ञान को और सिंप्लीफाई किया, आसान बनाया और पूरी दुनिया में प्रचलित किया। तो अभी जो आप फॉर्म बहुत सबसे सुनते हैं और या उससे भी दूसरे फॉर्म जन्म लिए, उसको उसुई रेकी कहते हैं। ओके। जो जन्मा है गौतम बुद्ध के लोटस सूत्र में से, तो उसका नॉलेज का ओरिजिन वहाँ है। ग्रेट। तो बेसिकली रेकी में होता क्या है और कैसे लोगों को हीलिंग मिल जाती है जस्ट टच करने से, ऐसा क्या? तो ये आपका भी फील्ड है अनूप जी, और ये आप बहुत क्लियरली समझेंगे कि बहुत सारी बीमारियों का जो ओरिजिन होता है, रूट होता है, वो फिजिकल बॉडी में नहीं होता, उनके या तो मन में होता है, मस्तिष्क में होता है या आत्मा में होता है। तो रेकी ना इन 5 बॉडीज को एक साथ हील कर सकता है। हमारा एक बॉडी है हमारा फिजिकल बॉडी जो हम देखते हैं, इसके आगे हमारा एनर्जी बॉडी होता है, ऑरिक बॉडी। उसके आगे हमारा इमोशनल बॉडी होता है जो हम महसूस करते हैं। जब आप किसी ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ पे कोई बहुत नाराज है, तो आप समझ जाते हैं ना कि माहौल ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं। आप हम हमेशा कहते हैं यहाँ का वाइब्स कुछ गलत है। व्हाट इज वाइब्स? कुछ नहीं, बट आपका इमोशनल बॉडी उस दूसरे इंसान की इमोशनल बॉडी से इंटरैक्ट करके एक एनर्जी ट्रांसफरेंस करता है, एक ऊर्जा सम्मिलित होती है और आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो दैट इज इमोशनल बॉडी। मेंटल बॉडी इज व्हाट वी थिंक, हम जो सोचते हैं। और उसके आगे 5th है स्पिरिचुअल बॉडी। तो जो रेकी है ना, ये यूनिवर्सल ऊर्जा को हमारी ऑरिक बॉडी जो सेकंड बॉडी है उस लेवल पे जाके उसको वहां से क्लियर करती है। क्योंकि अगर कोई भी परेशानी हमारे स्पिरिचुअल, मेंटल या इमोशनल बॉडी पे है, तो वो हमारी ऑरिक बॉडी पे अटैक करती है, हमारी एनर्जी बॉडी पे अटैक करती है और वहाँ छेद डाल सकती है, वहाँ मुश्किलें क्रिएट कर सकती है। तो जब ये छेद और मुश्किलें आती हैं तो उनको अगर हम उस समय नहीं देखें तो फाइनली हमारे फिजिकल बॉडी पे असर आता ही आता है। वन ऑफ द बिगेस्ट डिसऑर्डर्स जो आप कंप्लीटली अग्री करेंगे अनूप जी, विच इज अ वेरी प्रेवलेंट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इज डायबिटीज। और ये तो आपका एरिया ऑफ स्टडी ही है, तो आप भी कंप्लीटली अग्री करेंगे कि ये स्ट्रेस रिलेटेड है, टाइप 2। बिल्कुल, एंड इट कैन बी रिवर्स, बदला जा सकता है। तो इस रिवर्सल में रेकी बहुत मदद कर सकता है अगर हम अपने मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बॉडी पे रेकी के साथ काम करें। हम इसको आसानी से सीख सकते हैं, बहुत आसान है इसको समझना। इसके प्रैक्टिसेस अब तो और बहुत आसान हो गए हैं, और अगर आप लेवल 1, लेवल 2 कर लें तो ना सिर्फ आप खुद की मदद कर सकते हैं, बल्कि दूसरों की भी कर सकते हैं। लेवल 2 इसका रेकी हीलर लेवल माना जाता है, जहां आप इतना सीख सकते हैं प्रैक्टिस के बाद कि आप दूसरों की भी बिना टच किए उन तक एनर्जी भेज सकते हैं। सो आई कैन से डिस्टेंस हीलिंग, उसको डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं। आप अक्रॉस टाइम जोन्स, अक्रॉस ज्योग्राफीज इस एनर्जी को भेज सकते हैं। लेवल 2। इसके बाद भी कोई लेवल्स होते हैं? उसके आगे मास्टर है और फिर मास्टर टीचर है। ओके। तो लेवल 1 में आप खुद के लिए हील कर सकते हैं एंड दूसरों को छू के कर सकते हैं। लेवल 1 में अच्छा आप छू के कर सकते हैं, बिना छुए नहीं होगा। लेवल 2 पे आप बिना छुए कर सकते हैं, कहीं भी एनर्जी भेज सकते हैं। अमेजिंग, बहुत फैसिनेटिंग है। बट मैंने देखे हैं ये बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स, और मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअली, थोड़ा नहीं काफी कुछ स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इस पूरी दुनिया में, सृष्टि में सारा कुछ तो एनर्जी है, राइट? एवरीथिंग इज एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे। हम उसे अलग अलग फॉर्म, अलग अलग रूपों में बुला लेते हैं, बट एनर्जी है जी जो सारी सृष्टि को चला रही है जी। तो बेसिकली रेकी का मतलब ये समझे कि ये हमारी एनर्जी पे काम कर रहा होता है। एब्सोल्युटली, एक सब कुछ हम जो है ना अनूप जी, हम एक नेचुरल रेकी चैनल है। हर इंसान 25% अपनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट, ऊर्जा का जो उसको जरूरत है, वो ब्रह्मांड से लेता है। हर इंसान। जब आप रेकी से अट्यून हो जाते हैं तो लेवल 1 पे आप करीब 63 to 65% उस ऊर्जा को खींच सकते हैं। तो आप इमेजिन, आपका वो शरीर जो खाना पानी इससे वो ऊर्जा ले रहा है, अगर आप शरीर में खुद से खींच सके तो नेचुरली हेल्दी होंगे ना, क्योंकि आपकी शरीर की ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है आप ब्रह्मांड से। जब भी मुझे लगता है कि जो पुराने संत महात्मा कई सालों तक तपस्या करते थे, वो वही कर लेते थे। खाना पीना था ही नहीं, कोई जोमेटो स्विगी था ही नहीं क्योंकि वो बिल्कुल बैठे हुए हैं, वो क्योंकि खींच सकते थे वो ऊर्जा को। यस। तो हमें जो लगता है कि सिर्फ खाने से एनर्जी मिलती है, ऐसा नहीं है। हम इस यूनिवर्स से एनर्जी ले सकते हैं अगर उस लेवल पर हमारी प्रैक्टिस हो, उस लेवल पे हम वहां तक पहुंच जाए, तब बिल्कुल पॉसिबल है। ओके। तो लगभग क्या ड्यूरेशन होता होगा रेकी सीखने का? कितना? लेवल 1
करीब 6.5-7 घंटे का क्लास है और उसके बाद एक 21 दिन का प्रैक्टिस है जो जरूरी है करना। ओके। सेम लेवल 2 10-10.5 घंटे का, ऑब्वियसली लेवल बढ़ता जाता है तो पढ़ाई बढ़ती जाती है और फिर अगेन 21 दिन का प्रैक्टिस है। सब ये मैंडेटरी प्रैक्टिस होता है, ये जरूरी होता है। तो इसका कोई एक रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे कि कोई बोर्ड होता है, कोई इंस्टीट्यूट होता है जो इसे रेगुलेट करता हो? इंडिया में नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड है। अच्छा, अक्रॉस द वर्ल्ड कोई रेगुलेटरी बॉडी है जो सर्टिफाई करते हैं या एजुकेट करते हैं उसके बारे में? लेकिन रेकी अभी भी उतना लेवल ऑफ जिसको कहते हैं ना आप सर्टिफिकेशन या रेगुलेशन नहीं है अभी। लेकिन यूएस यूके स्पेशली वहाँ तो इसको एनएचएस और मतलब इंश्योरेंस में भी कवर किया जाता है। अच्छा। तो आप जो लोग इंश्योरेंस के थ्रू रेकी ले रहे होते हैं उनको सर्टिफाइड हीलर के पास ही जाना होता है, उनको एक बोर्ड के में जाके अपना सर्टिफिकेशन देना। जैसे हर एक आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, एलोपैथी का एक बोर्ड तो होता है। क्योंकि वहाँ पे ऑल्टरनेट मेडिसिन या ऑकल्ट साइंस वहाँ पे इंश्योरेंस से कवरेज है, इसलिए उनके लिए रेगुलेशन है। इंडिया में अभी तक इंश्योरेंस कवरेज इतना स्ट्रांगली नहीं है। ओके। सो इसलिए नहीं। ग्रेट। तो ऋचा मैम, ये तो हमने बात की रेकी की। जी। अब चूंकि आपने अपने इस करियर में बहुत सारे एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो आप ट्रांसपर्सनल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। तो हिप्नोथेरेपी तो सुना था, पर ये ट्रांसपर्सनल हिप्नोथेरेपी क्या होता है? जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि हिप्नोथेरेपी मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। आई हैड अ डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड, बहुत चीज़ों से गुजरी हूँ। तो मैं करीब 35 की उम्र में बैंक में एक बड़े बैंक में काम करती थी। तो 35 की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट बन गई। तो आप जिंदगी की वो जो कहते हैं ना, घर गाड़ी पैसा पति और बच्चा, वो सब हो गया था मेरी जिंदगी में। तो तब आया जिंदगी में खालीपन। वो खालीपन था कि ये जिंदगी ऐसी ही है, मैं नौकरी करूं, बिल भरूं, लोन चुकाऊं और चली जाऊं इस दुनिया से, मैं इसीलिए आई हूँ इस दुनिया में। तो ये बड़े सवाल थे जिंदगी में कि दुनिया ऐसी क्यों है, जिंदगी ऐसी क्यों है, मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरे जिंदगी का मकसद क्या है, सवाल थे मेरे माइंड में। तो ये सवाल मुझे हिप्नोथेरेपी की तरफ ले गए। एक हैं डॉक्टर ब्रायन वाइस, उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग किताब लिखी थी, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स। तो ये मैंने पहले से पढ़ रखी थी और मैं बहुत इम्प्रेस थी। तो जब आप बहुत मन से किसी चीज को चाहते हैं ना, तो यूनिवर्स आपके सामने रास्ता ला के खड़ा कर देता है। तो मैं एक वंडरफुल हिप्नोथेरेपिस्ट के पास गई, तो उन्होंने एक ही सेशन में ना मेरे बचपन का एक मेजर चंक हील कर दिया था, एक मेजर पोर्शन ठीक कर दिया एक हिप्नोथेरेपी के सेशन से। तो मैं मैम से बहुत इम्प्रेस्ड हो गई और मैम से मैंने बोला कि मैं क्या करूं, मैं आऊं फिर से? तो उन्होंने मुस्कुरा के बोला तुम सीखना चाहोगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सीखना चाहूंगी। तो मैं अपनी सारी छुट्टी, उसमें बैंक से जो छुट्टियां मिलती थी, पढ़ाई में लगा दी। ये 2012 की कहानी बता रही हूँ आपको। 2013 तक मैं क्लिनिकल लेवल जो है, इसके डिफरेंट लेवल्स है। फर्स्ट लेवल पे आप एनर्जी रीबैलेंसिंग सीखते हो, सेकंड लेवल पे आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखते हो, पिछला जन्म कैसे एक्सेस करें। उसके आगे में क्लिनिकल लेवल है, तो जिसमें आप कोई आपके पास अगर शरीर की बीमारियां भी लेके आए हैं तो उसको आप हिप्नोथेरेपी के द्वारा कैसे हेल्प करके माइंड लेवल पे पैटर्न कैसे बदल सकते हो, तो हम क्लिनिकल लेवल पे वो सीखते हैं। तो वहां तक जब क्लियर हो गया तो इसका एक नीश फील्ड है जिसको लाइफ बिटवीन लाइफ स्पिरिचुअल रिग्रेशन कहते हैं। बहुत लंबा सेंटेंस है, इसको शॉर्ट में हम ट्रांसपर्सनल कहते हैं। ट्रांसपर्सनल मतलब आप इक्विप्ड हैं कि किसी को यू कैन टेक समवन ऑन अ जर्नी बियॉन्ड डेथ। क्या बात कर रहे हैं? तो द जर्नी बियॉन्ड डेथ मीन्स मैं इस जन्म में तो रचा हूँ, बट पिछले जन्म में कुछ और थी ना। राइट। फिर मैं मेरा देहांत हुआ, मैं कहीं गई, वहां कुछ चुना। फिर मैंने डिसाइड किया कि इस जन्म में ऋचा बनूंगी, एक औरत बनूंगी, भारत में जन्म लूंगी, XYZ जो भी मैंने चुना। तो वो जो मैंने चुनाव किया वो कैसे किया, तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं, वो हम ट्रांसपर्सनल हिप्नोथेरेपी के द्वारा करते हैं। बहुत ही नीश फील्ड है एंड इसमें क्या है, इसका जो डेप्थ ऑफ ट्रांस है यानी वो बहुत हाई होता है। तो इसके लिए यू हैव टू बी स्पेसिफिकली ट्रेन्ड। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी ट्रेन्ड फॉर दिस एंड उसी ट्रेनिंग में जब जो 2014 में मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, उसी ट्रेनिंग में मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया था पहली बार। मतलब ऐसा हो रहा है कि जो पजल होता है ना, कोई गेम होता है, उस तरह से एक के बाद चीजें जुड़ती जा रही। उस जमाने में मैं बैंक में थी, वाइस प्रेसिडेंट थी, बहुत अच्छा था मेरा करियर। कोई ऐसा सोचा नहीं था कि उस करियर को कभी छोड़ के मैं इसको फुल टाइम कुछ और काम करूंगी, ये नहीं था। लेकिन एक द राइट वर्ड इज एक धुन सी सवार थी, सीखना था, जानना था और जानना था।
रुकना नहीं था। आई थिंक उसी धुन ने इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया। तो जो आप बात कर रहे हैं ट्रांसपर्सनल हिप्नोथेरेपी की, आप बता रहे हैं कि डेथ के बाद भी आप एक्सेस कर पाते हैं, राइट? तो कितने कुछ जन्म होते हैं, लोग बोलते हैं ना हमारे इतने जन्मों के बाद हमें ये मिला, तो इज देयर एनी लिमिट कि भाई हम 1 जन्म 2 जन्म हम अगर धरती पे हैं तो धरती एक तरह का स्कूल है अनूप जी। यहाँ हम कई 100 जन्म लेते हैं। वो जो 7 जन्मों का फासला, 7 जन्मों की जिंदगी, वो माइथोलॉजी है एक्चुअली। हम यहाँ few 100 टाइम्स आते हैं। मोस्ट ऑफ अस जो हम यहाँ हैं वो कुछ 100 बार तो आ चुके। नहीं तो जरूरी है कि हम पिछले जन्म में इंसान ही होंगे, कुछ और होंगे, ये पता चल जाता है? हम जो दूसरे जन्म थे, जब हम इंसान नहीं थे ना, उसकी मेमोरी ज्यादातर ब्लॉक्ड होती है, हमें इतनी आसानी से नहीं दिखता। ओके। लेकिन इंसानी पिछले जन्म जो है वो दिखने लगते हैं एक पॉइंट के बाद। ओके। तो अगर आप पूछेंगे कि हम कभी कोई और जानवर थे या कुछ और थे, इतनी आसानी से नहीं दिखता। वो मेमोरी हमारी हमेशा के लिए ब्लॉक्ड रहती है, क्योंकि वो अभी आपकी जो आत्मा की जो अवस्था है उससे अब कोरिलेटेड नहीं है, अब उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं बचा है। क्योंकि अब आपकी आत्मा एक डिफरेंट टाइप की आत्मा बन चुकी है। अब आप एक इंसानी आत्मा है। करेक्ट। हाँ, तो आपकी आत्मा का जो क्वालिटी है ना वो बदल चुका है। ओके। तो अब जैसे आपने बताया कि ट्रांसपर्सनल हिप्नोथेरेपी करते हैं, और जहाँ पर मैं बात कर रहा होता हूँ लोगों को डायबिटीज रिवर्सल की, स्ट्रेस एंजाइटी की, तो आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीजेस को अगर मैं देखूं तो दे आर साइकोसोमैटिक। जी बिल्कुल। एंड बड़े दुर्भाग्य की बात ये है कि जब लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं तो अपने ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं। जी। कई बार ऐसा देखा गया है कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी बीमारी का पता नहीं चल रहा। बिल्कुल। बॉडी में अनबियरेबल पेन होते रहते हैं, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, सियाटिका पेन, है ना, तमाम तरह के डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पर ऑटो इम्यून बीमारियां हो चुकी हैं, जहाँ पर मेडिकल साइंस बोलता है कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, आप हाथ खड़े कर लेते हैं। जी। और कुछ समझ में नहीं आता तो बोल देते जेनेटिक, मतलब ये तो नहीं बोलेंगे हमें इसका इलाज नहीं मालूम। करेक्ट। तो वही बोल देते कि भाई या तो ऑटो इम्यून है जवाब, या फिर जेनेटिक है जवाब। बस तो ये जवाबों में गोल गोल घुमा दिया जाता है। लेकिन आपसे बात करके बड़ा इट्स रियली फैसिनेटिंग कि गोइंग बियॉन्ड माइंड एंड बॉडी, आप सोल के लेवल पर जाके काम कर रहे हैं, राइट? मतलब जो हमारा रूट है, जहाँ से हम ओरिजिन हो रहे हैं, अगर वहां पर हीलिंग हो गई तो मेरे ख्याल से कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती है। ये मैं कंप्लीटली अग्री नहीं करूंगी। कुछ बीमारियां ना हमारे कर्मों से बहुत जोर से बहुत उसका जुड़ाव होता है। करेक्ट। तो हम जब कर्म तक आए हैं, आत्मा के लेवल तक आए हैं, आपने बहुत सारे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स सुने होंगे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जिनको सीपी हो गया है, ऑटिज्म है, उसने क्या किया है, किसी का क्या बिगाड़ा है? सही बात है। वो ज्यादातर वो जो बच्चा है, या तो किसी का कर्म वो क्लोज कर रहा है उस बीमारी के द्वारा, या अपनी उस बीमारी के द्वारा वो अपने कर्मों को एक शॉर्ट पीरियड में क्लोज कर रहा है, इसलिए उसने इतना एक सिवियर बीमारी लिया है ना। अब आपने ऑटिज्म कहा, ऑटिज्म एक्चुअली एक बीमारी नहीं है, एक डिसऑर्डर है। ये जो आत्माएं हैं ना, इसका एक, अगर हम आकाशिक से देखें तो एक दूसरा ही वर्जन है। हमें कहा जाता है कि ये जो बच्चे हैं ये एक्चुअली इनको धरती माँ पुकार के बुला रहे हैं, और ये वो बच्चे हैं जिनका कर्मों का ये जो चक्र है ना उससे बहुत संबंध नहीं है। ये दुनिया को एक दूसरी ढंग से देखते हैं और इनको दुनिया को परसीव करने का एक दूसरा नजरिया है। और ये जो धरती पे अभी ज्यादा आ रहे हैं, आप भी नोटिस करेंगे पिछले 20 सालों में बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। वो इसलिए है अनूप जी, क्योंकि ये दुनिया को बदलने आए। इनके आने से वो नहीं बदलेंगे, हम बदलेंगे। कैसे? हम ज्यादा टॉलरेंट होंगे, हम अपने देखने का नजरिया बदलेंगे, द वे वी आर फंक्शनिंग एंड कनेक्टिंग एंड रिलेटिंग टू पीपल, हम उसको बदलेंगे। एक ऑटिस्टिक बच्चे का पेरेंट बहुत पेशेंट हो जाता है, बहुत तरह से दुनिया, बहुत कुछ शांति से देखता है। एक ऑटिस्टिक बच्चे का पेरेंट शायद उतना कंपेटिटिव नहीं रहता, वो बहुत कुछ को एक्सेप्ट कर लेता है। करेक्ट। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये बहुत एडवांस सोल्स होते हैं। ओनली एन एडवांस सोल कैन टेक ऑन इस तरह का बर्थ, जहां उसको शुरू से इतनी मुश्किलें होंगी, और इनको पुकार के धरती माँ बुला रही हैं ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी बदले ऐसी आत्माओं के आने के कारण। तो यू मीन टू से कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है या जो भी हम रिलेशनशिप कैरी कर रहे होते हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, मतलब कोई ना कोई लेसन के लिए है। जरूर। जो आपको हस्बैंड मिले हैं, जो वाइफ, जो पेरेंट मिले हैं, हम एक ही रिश्ता है अनूप जी जिसको नहीं चुनते, हमारे बच्चे। राइट। बाकी हर रिश्ता अपनी जिंदगी का,
चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके पति पत्नी हो, चाहे आपके दोस्त हों, कोवर्कर्स हो, कहाँ आप काम करेंगे, आप सब कुछ चुन के आते हो। फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम जन्म लेते हैं, फिर हमें लगता है अरे गलती हो गई, अरे ये तो एक्सीडेंट है, अरे ये तो सही नहीं है। हम ये नहीं जानते कि सब कुछ को चुना हुआ है। स्पेशली हमारे डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स, वो मुश्किल रिश्ते जो हमें कहीं दर्द दे जाते हैं, कहीं दिल तोड़ जाते हैं, कहीं मुश्किलें दे जाते हैं, उन दर्द मुश्किलों से हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। वो रिश्ते हमारे सबसे बड़े टीचर्स होते हैं, लेकिन ऑफन हम उनको उस तरह से देख नहीं पाते। बहुत बिटरनेस रहती है, बहुत गिल्ट रहता है, बहुत रिजेंटमेंट रहता है अंदर, है ना। हम कभी कभी उसमें ही फंस जाते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं देख पाते जी। और कभी कभी वो चीजें अगर हम उसमें फंस जाते हैं तो वो एक शारीरिक बीमारी बन के पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हमने रिजॉल्व नहीं किया। कितनी बार लोगों को लगता है भूल गए तो खत्म हो गया। आप भूल गए होगे, आपका शरीर नहीं भूलता। वो चीज कभी और एक बीमारी लेके जन्म लेता है। राइट। तो जैसा आपने बताया कि जो लोगों के पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हैं, ट्रॉमाज हैं, कोई बैड एक्सपीरियंसेस हैं, राइट, बचपन में कुछ ऐसे कंडीशंस रही, तो कई बार हम जिंदगी में आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन वो ट्रॉमा इमोशंस कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में स्टोर करके रखते हैं, और जो लॉन्ग टर्म में जाके कई सारी बीमारियां पैदा कर रहे होते हैं जी। तो इनको अगर हम बात करें थ्रू हिप्नोथेरेपी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, आपका कोई ऐसा केस है जहां पर आपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स या अनुभव हो जो आप शेयर करना चाहें? बहुत सारे केसेस हैं। ओके। ये थोड़ा सा मेटाफिजिकल है, आपको कैन आई टॉक अबाउट इट? यस यस यस। तो ये एक लेडी थी, मेरी पहले की क्लाइंट थी, और ये मैम बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरे पे गजब का विश्वास था उनका। और ये हमेशा कहे ना, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे तो हार्ट अटैक होने वाला है, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट अटैक होने वाला है। उन्होंने कई डॉक्टर से दिखा रखा था, हर 3 या 4 महीने पे कभी जा करके वो कार्डियोग्राम करा लें, कुछ ये सब करा, इको कार्डियोग्राम करा लें, बहुत लोग आते हैं। हाँ, इको कार्डियोग्राम करा ले। तो बहुत परेशान रहती थी मैम, और क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी ना, तो और मन में भ्रांतियां ज्यादा थी जी। तो एक दिन मेरे क्लिनिक आई, लेकिन उनको मेरे हिप्नोथेरेपी पे बड़ा विश्वास था कि मैम के पास आती है तो मेरे दर्द खत्म हो जाते हैं। तो ये आई मैम, एंड उन्होंने कहा, मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए, वो शी वेंट अंडर वेरी क्विकली। उसके बाद ये मैडम जो एक लेडी थी, एक आदमी की आवाज में बात करने लग गई। ओह। तो मैंने पूछा आप कौन हो? तो पता चला कि वो एक एनर्जी थी जो उनके अंदर थी। ये चीज, ये एनर्जी इनको परेशान करी थी 24 सालों से, और ये एनर्जी इनके चेस्ट में आके दर्द देके जाती थी, ऑलमोस्ट लाइक अ हार्ट अटैक। अब सबसे फनी बात बताओ, तो इस एनर्जी ने कहा, मैं जानती हूँ ये अम्मा जो सो रहा है, जिसको आपने सुला रखा है ना, मुझे पता है आपके पास आती है, और मैं क्या करता हूँ, जब ये आपके पास आती है ना, तो मैं आपके क्लिनिक के बाहर बैठ जाता हूँ। ये अम्मा आके आपसे ट्रीटमेंट करा के जाती हूँ, फिर मैं वापस इनके अंदर चला जाता हूँ, और फिर इनको दिल में दर्द देता हूँ। तो मैंने बोला, आप कहाँ से हो, क्या है? उनका इस एनर्जी से एक पिछले जन्म का संबंध था। तो इट वॉज एक्चुअली अ फ्रैगमेंट ऑफ अ सोल, एक आत्मा का एक टुकड़ा जो इनसे जमा हुआ था दर्द बन के। तो मैंने बहुत प्यार से उस एनर्जी को बोला कि दूसरी दुनिया में अब जाओ, ये इस भली आत्मा को तंग मत करो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो उस एनर्जी ने बोला कि इसलिए तो आज आपके सामने आया हूँ, मुझे पता था कि अगर आपके सामने आया तो आप भेज दोगे। तो आई रिलीज द एनर्जी इनटू द ग्रेट रेल्म ऑफ लव। एक प्रोसेस होता है हिप्नोथेरेपी का जिसके द्वारा हम ये कर सकते हैं, एंड वो हुआ। और फिर ये लेडी ने आंखें खोली और उनको कुछ भी याद नहीं उस सेशन का। उसके बाद उनकी छाती में वो दर्द नहीं हुआ। ये सेशन मेरे पास आज भी रिकॉर्डेड है, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ही अमेजिंग सेशन था, ऑफ अ लेडी स्पीकिंग इन अ मैन्स वॉइस। बहुत ही अलग था, और सबसे फनी बात थी कि आपके क्लिनिक के सामने बैठता हूँ। तो मैंने बोला, वहां तो मैंने ऐसा कोई वेटिंग रूम नहीं खोला तो आप वहां क्या कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं फैंटेसी मूवी में भूल भुलैया में तो होता कि कोई आत्मा आपके अंदर घुस जाती है, यू बिहेव लाइक दिस। सो इज इट रियली ऐसा कुछ है? मतलब वी कॉल देम एनर्जी फ्रैगमेंट्स और सोल फ्रैगमेंट्स। देखिए, एक अभी सोल फ्रैगमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो जब मैं सोल की बात करता हूँ, यू कैन नॉट, सोल को आप मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये अगेन माइथोलॉजी है। सोल फ्रैगमेंट होता है, सोल फ्रैगमेंट होता है जी, उसकी एनर्जी के टुकड़े हो सकते हैं।
तो जब हम आते हैं इस दुनिया में अनूप जी, तो हम अपने सोल का एक टुकड़ा ही लेके आते हैं, बाकी वहाँ ईश्वर के पास रहता है, उसको हायर सेल्फ कहते हैं। तो मानिए मुझे इस जन्म में एज रिचा, मानिए मुझे अपने सोल की 60% एनर्जी की जरूरत है, तो मैं वो 60% एनर्जी लेके आ सकती हूँ और मैं यहाँ आ सकती हूँ ना। अभी जिंदगी में ऐसी कुछ घटनाएं घटे जिसके कारण मुझे इतने ट्रॉमा से गुजरना पड़े कि मुझे मेरे सोल को बहुत चोट पहुंचे, तो मेरा सोल फ्रैक्चर हो सकता है और एक मेरे सोल का परसेंट, कुछ पार्ट कहीं खो सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा, सोल तक तो सोल के ना एनर्जी है, राइट? जी, हम ये बात करते हैं मेटाफिजिक्स में, क्वांटम एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी आई एग्री डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एब्सोल्युटली। और अभी आप कह रहे हैं, मतलब जस्ट मेरा क्रॉस क्वेश्चन आपके साथ, कि ये एक पार्ट है, टुकड़ा है, राइट? ये थोड़ा सा कैसे? तो क्या होता है, जैसे मानिए वो टुकड़ा अलग हुआ, जैसे इस एनर्जी के बारे में बाद में बताया ना कि एक टुकड़ा इनके अंदर बैठा हुआ था, क्योंकि उनका इन लेडी से एक पिछले जन्म का संबंध था, तो ये टुकड़ा इनके साथ रह गया था। वो जो बाकी जो पोर्शन था उस एनर्जी का, जो मेन पोर्शन है, वो दूसरी दुनिया में जा चुका था, क्योंकि उसका डेथ हो गया था जी। ये पोर्शन इनसे इसलिए चिपक गया क्योंकि उसने देखा कि ये तो मैं इनको जानता हूँ पिछले जन्म से, और इनका इनसे एक प्रेम का संबंध था। हाँ, तो वो उनको छोड़ के जाना नहीं चाहता था। बड़ी फनी सी कहानी है। तो वो उनको छोड़ के जाना नहीं चाहता था, इसलिए थोड़ा सा चिपक गया, लेकिन विद इन नॉट अ गुड इंटेंशन, क्योंकि उनको तो दर्द देता था, तो इनको कोई आराम नहीं देता था। और इनके पास तब आया था जब ये इनके बेटे के लिए बेटे के साथ थी, और बेटा इनका होने वाला था, एंड ये हॉस्पिटल में थी। इनको लो ब्लड प्रेशर हो गया था काफी, ये बहुत पहले की बात है, जब ये इंसिडेंट हुआ तब तो इनका बेटा 24 साल का था। ओके। तो वो हॉस्पिटल में जब थी ना, तो ये एनर्जी आती जाती रहती थी। तो ये लेडी ने दूसरी लेडी को बोला कि वो आदमी ये लेडीज वार्ड में क्या कर रहा है। तो ये दूसरी लेडी ने बोला कौन सा आदमी। तब उस एनर्जी ने समझा कि अरे ये लेडी तो मुझे देख पा रही है, तो आके चिपक गया, और वो अपनी मर्जी से एंट्री एग्जिट करता था। तो ये बहुत ही फनी कहानी है एक्चुअली स्पीकिंग, और मैं इसको मतलब मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि हार्डली टू बिलीव, या इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव, आई एग्री, बट द गुड थिंग इज इसको आप कहानी की तरह ले सकते हैं, रिजल्ट पे हम फोकस करें। मेन पॉइंट है रिजल्ट्स। उनका चेस्ट पेन ठीक हो गया, वो जो लेडी इतना एंग्शियस होके हर 2 महीने में इकोकार्डियोग्राम करा रही थी, वो ठीक है। तो हम रिजल्ट पे फोकस करें, इट डजंट मैटर वेदर इट इज अ स्टोरी और नॉट। तो अब जो बहुत सारे लोग हैं जिनकी पास्ट की पेनफुल मेमोरी है जी, एंड पास्ट मतलब लाइफ की मेमोरीज हैं, और बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस, खासकर एंगर है, गिल्ट है, रिजेंटमेंट है, ये स्टोर है, तो इसको रिलीज कैसे कर सकें? मतलब अगर कोई इंसान ये पॉडकास्ट देख रहा है जी, ठीक है, तो ऐसा कोई मेथड है जिसको फॉलो करके लोग अपने आप से अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर सकें टू सर्टेन एक्सटेंट? सो सेल्फ हिप्नोसिस जो हमारा लेवल 1 का मेथड होता है जब हम हिप्नोसिस सीखते हैं, वो एक बहुत ही एक्सीलेंट मेथड है। ऑलमोस्ट all forms of meditation is a form of self-hypnosis. Almost all forms of meditation. हाँ, almost all forms. Specifically इसमें मैं कहूँगी mindfulness. एंड हमारे भारत में एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है, बहुत ही एंशिएंट फॉर्म है, उसको त्राटक कहते हैं। त्राटक हम एक लॉ की ओर ध्यान देते हैं, कॉन्स्टेंटली देखते हैं। तो ये सब कुछ माइंड बेस्ड फॉर्म्स ऐसे हैं, माइंडफुलनेस ले लीजिए, एनी ऑफ द ज़ेन बुद्धिज्म फॉर्म्स ले लीजिए, त्राटक ले लीजिए, इनसे जो सेल्फ हिप्नोसिस इंड्यूस होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। Okay. तो उसके द्वारा भी आप इसको रिलीज कर सकते हैं। अदर साइंटिफिक मेथड्स आर आल्सो देयर, जो आपको एक मतलब किसी क्लास में, किसी वर्कशॉप में सीखना पड़ता है। सो मेरा रिकमेंडेशन लोगों से यही रहेगा कि एक्सप्लोर डिफरेंट मेथड्स एंड सी विच वर्क्स फॉर यू। ऑलमोस्ट ऑल गुड मेडिटेशन मेथड्स कैन वर्क इन हेल्पिंग यू कि आप अपने अंदर से इन चीजों को रिलीज कर सकें। तो कोई सेल्फ टॉक जैसा है, कोई कमांड के साथ करना है, जस्ट नॉर्मल कोई अगेन एफर्मेशंस आल्सो डन। अब हम एफर्मेशन की दुनिया में उतरते हैं जी। एफर्मेशंस आर अ ग्रेट वे थ्रू विच हम अपने आप को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। एफर्मेशंस पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। आपने एफर्मेशंस के बारे में लुइस हे से सुना होगा जी। वी आर ऑल वेरी थैंकफुल अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर द नॉलेज ऑफ एफर्मेशंस दैट शी हैज गिवन अस। तो उनका जो मिरर वर्क का मेथड है, यानी एक शीशे के सामने जब हम सेल्फ टॉक करते हैं और एक ये कमांड्स देते हैं, तो क्या होता है इन एफर्मेशंस को स्पेशली जब मिरर के सामने आप करेंगे, तो धीरे धीरे वो जो नेगेटिव एक्सप्रेशन है ना, वो धीरे धीरे क्वाइटन होता चला जाएगा, और धीरे धीरे उसकी जो पकड़ है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, वो खत्म होती चली जाएगी।
लेकिन मैं हमेशा कहूंगी कि अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास अ कपल ऑफ गुड सेशंस ले लें तो जो नेगेटिव जो पैटर्निंग है ना, आप उसको फास्टर क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जर्नी एफर्मेशंस के द्वारा चला सकते हैं। ओके, तो मैम हमने रेकी की बात की, ट्रांसपर्सनल हिप्नोथेरेपी की बात की, और आपने एक और बहुत अच्छा टर्म यूज किया था आकाशिक रिकॉर्ड्स, जो मतलब इट्स नॉट लेस देन फैंटेसी टू मी। तो इसी बताइए आकाशिक रिकॉर्ड्स होता क्या है और ये कब से एग्जिस्टेंस में आया? इट्स अ वेरी न्यू टर्म फॉर मी, एंड जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए भी नया टर्म होगा कि भाई आकाश में कौन सा रिकॉर्ड है जिसे हम देख नहीं सकते। हमारे भारत देश में ना हम इसके बारे में पिछले 5000 सालों से जानते हैं। क्या बात करें? जी। अगर आपने भृगु संहिता, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सुना है तो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो कहते हैं आज से 5000 सालों से भी पहले 2 ऋषि, जिनको सप्त ऋषि माना जाता था, मुनि भृगु और मुनि अगस्त्य, उन्होंने इस डायमेंशन से, जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं, वहां से हर वो आत्मा जो इस धरती पे आने वाली है उनकी पूरी किस्मत को स्क्रिप्चर्स में लिखा। मुनि भृगु ने भृगु संहिता लिखा संस्कृत में, और मुनि अगस्त्य ने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की रचना की। उन्होंने ताड़पत्र में एंशिएंट तमिल में लिखा। और उन्होंने, मुनि भृगु ने एक फैमिली को नॉर्थ इंडिया में, मुनि अगस्त्य ने एक फैमिली को साउथ इंडिया में, उन स्क्रिप्चर्स को इंटरप्रेट करना सिखा के चले गए। तो ये जो दोनों वर्जन्स हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकल वर्जन्स हैं, एंड इनमें एक्चुअल स्क्रिप्चरल इंटरप्रिटेशन होता है, यानी उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ के इंटरप्रेट किया जाता है। जो मैं करती हूँ वो डायरेक्ट चैनलिंग प्रोसेस है फ्रॉम दैट डायमेंशन जहाँ से स्क्रिप्चर्स जन्म लिए हैं। वो जो डायमेंशन है ये एक 6th realm ऑफ हेवन में है। अब आप ये कहेंगे जरूर कि हम इसके बारे में पहले क्यों नहीं जानते थे जी। ये इतना प्रेवलेंट टर्म अभी क्यों है? ये हमारी धरती माँ के ना फ्रीक्वेंसी चेंज के साथ बहुत क्लोजली इसका संबंध है। 2012 के बाद से, स्पेशली 21 दिसंबर 2012 के बाद से हमारी धरती माँ एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरी है। उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है और वो चाहती हैं कि इनमें जितनी आत्माएं जो इस धरती पे हैं वो अपने कर्मों के चक्रों को जल्दी समाप्त करें। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं, जो इससे पहले एक आप सिद्धि मान सकते हैं कि कोई इस डायमेंशन को एक्सेस करके इंफॉर्मेशन निकाले, ये एक मतलब आसान हो गया। तो 2012 स्पेसिफिकली 2012 के बाद कोई भी इंसान अगर अपनी भलाई के लिए या किसी और की भलाई के लिए परमिशन के साथ इसको एक्सेस करेगा तो इंफॉर्मेशन मिलेगी, और उस इंफॉर्मेशन से आपको अपनी जिंदगी, अपने कर्मों, अपने रिश्तों के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, और इस डायमेंशन से हीलिंग भी पॉसिबल है। द करंट लाइफ की जो सिचुएशन है कि लेट्स एग्जांपल, ये करंट लाइफ किस चीज से कनेक्टेड है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मतलब लेट्स एग्जांपल, कोई पर्सन है जिसकी हेल्थ बहुत खराब है, उसको तमाम सारी बीमारियां हैं, उसकी रिलेशनशिप खराब है, उसके पास बहुत सारे कर्जे, मतलब हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप की लगी पड़ी है, मतलब बहुत बुरी हालत चल रही है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसके रीजंस आप निकाल सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से? ना सिर्फ निकाल सकते हैं अनूप जी, अगर ऐसा कोई कर्म है जिनको हम कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, अगर उनको बदला जा सकता है, अमेंड या मॉडिफाई किया जा सकता है, तो वो भी पॉसिबल है। इसके द्वारा जो एनर्जी का जो उसके ऊपर रुकावट आई है, जो ब्लॉक क्रिएट हुआ है, हम उसको भी क्लियर कर सकते हैं। मतलब ये तो कुछ ऐसा हो गया कि आपके हाथ में मतलब कंप्यूटर का कमांड है, कंट्रोल पेस्ट किया, एडिट किया, रीसेट कर दी, किस्मत ही बदल सकते हैं आप किसी का। देखिए, ये जो कुछ भी है ना, ये सब कुछ, सारा कुछ मास्टर्स के द्वारा होता है। हमारे वो जो हैं, जो हमारी सवालों के जवाब देते हैं, उनको मास्टर्स कहते हैं। वो कहाँ बैठते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स में। आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ पर है? 6th realm ऑफ हेवन में। 6th realm ऑफ हेवन क्या है, थोड़ा सा बताएंगे जरा। तो कहते हैं जो हेवन है ना, इसके 7 realm है। 7वें realm में ईश्वर है, वो वहां रहते हैं, और 6ठे realm में ये रेकॉर्ड्स है और सारे लॉज है जो ब्रह्मांड की देखरेख करते हैं। तो ये 7 के नाम होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट 1 2 3 में आपके आते हैं पत्थर, देन फिर दूसरा एनर्जीज, एंड द 3rd realm आते आते हम धरती पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। 3 4 और 5 अगेन डायमेंशंस हैं। अभी कहा जा रहा है कि हमारी धरती माँ 3rd 4th और 5th में एक साथ ही जी रही है, तो ऑल 3 डायमेंशंस आर हियर।
एंड देयर आर मेनी सच प्लैनेट्स जो इस तीनों डायमेंशन में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं. नाउ व्हेन यू जब हम 6 डायमेंशंस या रेल्म्स की बात करें, इनको आपको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से समझना होगा. दे आर नॉट फिक्स्ड प्लेसेस, बट दीज आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जोन्स इन विच existence is there, consciousness is there. तो जब जो ज़्यादा डेंसर कॉन्शियसनेस है, जैसे हमारा क्रिस्टल किंगडम मान लीजिए, पत्थर मान लीजिए, वो ज़्यादा डेंसर कॉन्शियसनेस माना जाता है जी. तो वो 1 और 2 में आए. 3 में हम धरती तक आ गए, जहाँ पे हम अपनी जिंदगी, रोटी कपड़ा मकान, इन सब चीज़ों में थोड़ा मतलब वही है लाइफ. तो वो 3rd डायमेंशन में है. फोर्थ तक आते आते आप लाइफ को क्वेश्चन कर रहे हो, जिंदगी यही है क्या, यही है रोटी कपड़ा मकान, फिर जीना है, फिर मर जाना, फिर से यही करना है. तो 4th तक क्वेश्चनिंग बिगन हो गया है. यू स्टार्टेड आपका एक फ्रीक्वेंसी में एक लाइटनिंग स्टार्ट हो गया. 5th आते आते तक आप ये समझ जाते हो कि ये माया की दुनिया है, दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी, और यहाँ से ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाना है. यहाँ से सिर्फ हमारे 5th लेवल है जी. वो 5th डायमेंशन तक कितने सोल्स पहुंच जाते हैं इन ऑन अर्थ ओनली. ओके. एंड व्हेन आप 5D कॉन्शियसनेस में हो, तब आप जानते हो कि ये माया की दुनिया है, दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी, ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाना है. मतलब ऐसा मेरे साथ हो रहा है? हो सकता है. दैट इज व्हाई आप इतने सवाल पूछ रहे हैं. तो मे बी योर सोल इज ट्रांजिशनिंग टू द 5th डायमेंशन. एंड हमारी धरती माँ चाहती हैं कि हम ये 3rd से 5th क्विकली क्लाइम करें अब. क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी 5th डायमेंशन पे शिफ्ट कर चुकी है ऑलरेडी. तो फॉर हर टू मैच हर फ्रीक्वेंसी, द सोल नीड्स टू मैच हर फ्रीक्वेंसी ना. अगर हमारा डेंसर फ्रीक्वेंसी रहेगा और ये फास्टर हो रहा है, तो यहाँ इम्बैलेंस होगा ना. ठीक है. अगर आप दुनिया में भी देखें, स्पेशली हम पैंडेमिक के बाद देखें, मैं डेट बताती हूँ, 21 दिसंबर 2021. बहुत बदलाव देखा है ना हमने लास्ट 4 साल में. दुनिया पलट सी नहीं गई है. बहुत ज्यादा बहुत ड्रास्टिक चेंज है. और एक चेंज आप जो अग्री करेंगे अनूप, इज दैट एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन है. हाँ, मतलब ये तो कैन कॉल इट अ क्वाइट रेवोल्यूशन, येट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन. People are suddenly questioning, people are suddenly जो चीजें जो पहले बहुत इम्पोर्टेंट थी, अब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप उसके पीछे उतने पागल नहीं हो. अब लोगों का इंक्लिनेशन बढ़ने लगा है. लोग सवाल पूछ रहे हैं. Yes. People are asking, is this it? Is this what I'm here for? Yes. या इसके आगे भी कुछ है, या मैं सिर्फ यही हूँ, या मैं इससे ज्यादा भी कुछ. हाँ, इसके बियॉन्ड भी कुछ और है. Absolutely. So that is again a different level of consciousness that has started to climb. Then उसके बाद फिर 6th dimension is what is helping us to climb. Now questions ये है कि 7 से आगे भी है, 13 तक है, but there's a lot of information which हमें अभी तक पता नहीं. बहुत कुछ हमें धीरे धीरे पता चल रहा है, बहुत इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, और ऐसे बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते. आपने शायद ये अडेज सुना होगा, I know that I know that I know that I don't know. मेरा कुछ वैसा ही केस है. I know that I know that I know that I don't know. जितना जान रही हूँ उतना और जानने के लिए. राइट. तो ये बढ़ता जा रहा है. एक क्वेस्ट है जो मतलब कभी खत्म नहीं होने वाली है. एंडलेस है जी, बिल्कुल. जितना ज्यादा जानेंगे उतना लगेगा अरे अभी तो कुछ जाना ही नहीं, अभी तो कुछ जाना ही नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है बस. ये वेरी ट्रू. आई रियली एग्री विद दिस. तो जब मैं लोगों को देखता हूँ, डील करता हूँ, है ना, और उनको फिजिकल बॉडी को देखता हूँ, पर अब वहाँ ये समझ में आने लगा, जैसे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इस रियल को समझ में आने लगा कि हम कौन हैं, क्या क्यों आए हैं, क्या पर्पस, अल्टीमेटली हु वी आर, हु एम आई, जैसे सवाल थे. तो अब जब आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिसीज जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये तो ठीक है नॉर्मल फिजिकल बॉडी, लेकिन जिन लोगों को जो मेंटली अपसेट है, जिनको हम साइकोलॉजिकली बोलते हैं, पागल बोल देते हैं, राइट, मेंटली अनफिट बोल देते हैं, क्या कुछ ऐसे भी जिनको बहुत सारे डिजीजेस हैं, ऐसे लोग भी ठीक हो सकते हैं, उनको आराम मिल सकता है? ना सिर्फ आराम, आकाशिक रिकॉर्ड्स और थ्रू आकाशिक, थ्रू हिप्नो, उसमें हमें कॉम्बिनेशन यूज करना होता है. लेकिन जैसे एग्जांपल, कोई किसी के यहाँ कुछ ऐसा घटना घटा कि उसके कारण वो उसको भूल ही नहीं पाया. हाँ, मतलब ट्रॉमा है. जैसे अभी आप देखें ना, आपकी जम्मू में जो हमला हुआ, इजराइल में हो रहा है, अब जो लोग हैं वहाँ के, और उनको ये कितना बड़ा ट्रॉमा, PTSD बोलते हैं ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम को, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD होता है वो. हाँ जी. तो PTSD इतना स्ट्रांग हो सकता है कि किसी को कंप्लीटली मेंटली अपसेट कर सकता है. तो वैसे केसेस में अगेन थिंग्स लाइक दिस, इन मेकिंग सेंस ऑफ कि वो क्यों हुआ मेरे साथ, कैन रियली हेल्प द पर्सन in understanding and being able to let go.
ज्यादातर इश्यूज क्या आती हैं कि क्योंकि वो ट्रॉमा इतनी स्ट्रांगली चिपक जाता है कि वो अपने आप में इतनी स्ट्रांग एनर्जी बन जाता है कि वो दूसरे उस आत्मा पे, उस सोल को उसके ऊपर टेक ओवर कर लेता है। तो उसको हटाया जा सकता है, उसकी उस इम्प्रिंट को हल्का किया जा सकता है, उसको धीरे धीरे वो ट्रॉमा से डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। जहाँ दोनों कुछ आकाशिक ले लें, क्योंकि आकाशिक कारण बता देगा, उसका एक सोल लेवल अंडरस्टैंडिंग आएगा, उसको आत्मिक लेवल पे एक समझ में आएगा, और हिप्नोथेरेपी के द्वारा हम उस इम्प्रिंट को चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स एग्जांपल, कोई एक पर्सन है जिसको एक स्किज़ोफ्रेनिया बहुत क्लासिकल केस में पूछना चाहूंगा, क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? स्किज़ो तभी पॉसिबल होगा अगर वो पर्सन खुद आए ट्रीटमेंट के लिए। वो तो आता नहीं है, वैसे केसेस में नहीं होगा। ये जितने कमांड लेने के लिए रेडी नहीं होगा, वो ट्रांस में जा ही नहीं सकता। जितने फॉर्म्स है ना, उसमें द पर्सन नीड्स टू बी इन अग्रीमेंट और एटलीस्ट से यस। बिना किसी के अग्रीमेंट पे हम ये नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि जो मेंटली रिटार्डेड हैं, जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, वो तो लगते हैं मुझे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बट उन्होंने उत्पात इतना मचा रखा होता है, घर वाले परेशान हो रहे होते, तो उस केस में उनके घर वाले आ सकते एंड घर वाले भी कुछ ना कुछ ऑब्वियसली उन पे भी असर है, उन पे भी बीत रही होती है। उनके लिए आसान हो जाता है फिर उस इंसान से डील करना, क्योंकि वो समझ पाते हैं कि ये सोल क्यों ऐसा बिहेव कर रही है। क्योंकि कभी कभी कितने लोग अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं या सोचते हैं मेरे साथ मतलब खत्म, फिनिश, मेरे साथ ही क्यों, जिंदगी में और कुछ नहीं है, तो उनको एक पर्सपेक्टिव में बदलाव मिलता है एंड देन दे आर एबल टू सपोर्ट ऑफ हिप्नोथेरेपी और काउंसलिंग सेशंस लाइक जी दे कैन। स्किज़ोफ्रेनिया हमारे लैंग्वेज में जो हम एनर्जेटिक लैंग्वेज में बात करते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ वेरी सिवियर एनर्जी इम्बैलेंस। ओके, एंड वो हम ज्यादातर कहते हैं कि देयर आर अदर एनर्जीज दैट आर देयर व्हिच इज कॉजिंग द डिल्यूजन। मतलब उसे फिर मेडिकेशन दी जाती है, दिन भर सोते रहता है पर्सन, वो दैट इज जस्ट कुछ बड़बड़ाता रहता है, कई और बात करता रहता है, कुछ और बात कर रहा होता है, मतलब अननेचुरल बिहेवियर जो हो रहा है। वो ज्यादातर नर्व नंबिंग काम होता है, क्योंकि उनको दवाएं ऐसी दी जाती है कि उससे नंब हो जाते हैं, बट वो ठीक तो नहीं होता। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दिस, जो लोगों को फोबियाज है, राइट, फोबिया पे मैं बात करना चाहूंगा। फोबिया है या कुछ तो भी ऐसा है जिनके सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म है। अभी मैं कल एक बात कर रहा था कि बंदा है जिसने अभी 35 इयर्स की एज हो गई है, एक शादी नहीं कर रहा वो, राइट, पेरेंट्स परेशान है जी। तो इस तरह के केसेस भी बहुत, इसके ये तो करीब मेरा मैक्सिमम क्लाइंटेल है टू बी ऑनेस्ट। एंड जब शादियां नहीं हो रही होती या किसी और तरह का फोबिया, डर है, वो ऑलमोस्ट ऑलवेज पिछले जन्म से कनेक्टेड होता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज। ओके, एंड वो अगर हम पिछला जन्म के उस डर को वहां से रिलीज कर देते हैं तो फोबिया खत्म हो जाता है। तो लगभग कितने सेशंस लगते होंगे जनरली ओवरऑल? लगभग डिपेंड्स कि कितना डेप्थ पे है, यानी कितना सिवियर है। सो वो एक केस बाय केस बेसिस पे ही डिसाइड होता है। मॉडरेट लेवल के जो होते हैं 2 से 3 इफेक्टिव सेशंस में क्लोज होता है, कुछ केसेस में ज्यादा लंबा समय होता है। लाइक मैं फोबिया तो नहीं है, बट अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं ओसीडी पे काम करती हूँ एंड आई हैव हैड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सक्सेस विद देम। इनके साथ मैं हिप्नोथेरेपी से प्राइमरीली काम करती हूँ टू क्लोज दैट माइंड पैटर्न जिसके कारण वो कंपल्सिव डिसऑर्डर आ रहा है या वो रिचुअल्स जो करते हैं वो आ रहा है। और जो अदर फॉर्म है जो इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिसके बारे में अभी तक हमने शायद बात नहीं की है, उसको कहते हैं बैच फ्लावर रेमेडीज। तो रिचा मैम, आपसे बात करके ना मैं अपने बचपन में चला गया, क्योंकि मेरा जन्म ना मतलब एमपी के एक छोटे से गांव हुआ जी, और वहां पर हम देखते थे कि किसी को पूजा हो रही, कुछ हो रहा है, और किसी को देवी या कोई देवता आ जाते थे और फिर उसकी आवाज चेंज हो जाती थी और फिर लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं और वो बता रहा है, लोग पैसे चढ़ा रहे हैं। तो कई बार बहुत इरेलेवेंट भी लगता था मुझे कि एक इंसान बैठा हुआ है, 5 मिनट बाद थोड़ा सा डांस हुआ और थोड़ा सा माहौल बना और वो शुरू हो गया, और कुछ भी लोग प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं, तेरा ये हो जाएगा, तेरा अब 100 लोग गए, 5 लोगों का ठीक हो गया और वो पैसे इकट्ठे कर रहा है जी। तो समटाइम ये जो गांव में ये जो किया जाता है ये एक्चुअल है। एक तो ये सिचुएशन देखी, एक दूसरी सिचुएशन बताता हूँ, मेहंदीपुर बालाजी, आपने नाम सुना होगा? बिल्कुल सुना। और वहां पर मैंने देखा है कि लोगों को
कई सालों से जो बहुत परेशान थे, हैरान जी। थे, बेड़ियों से बांध के रखा जाता है जंजीरों बिल्कुल, से। बिल्कुल। आपका कभी जाना हुआ? नहीं, अभी तक गई नहीं हूँ, लेकिन अगर सुना आप इस जरूर। फील्ड में हैं तो आप जरूर जाइएगा। जरूर, मैं जरूर जाना चाहूंगी। हाँ, मैं सुना बहुत है इस मंदिर के बारे बिल्कुल। आप समझ नहीं सकती, लोग इतना जमीन से इतना इतना उछल जाते हैं, में। जी ऐसी सी बेड़ी पकड़ के डले हुए हैं और जी। बहुत अजीब तरीके की बिहेवियर करते हैं। लोग उनको बोलते हैं कि इन पे देवता आ गए जी या इनकी कोई प्रेत आत्मा आ चुकी है, जी कुछ तो भी गड़बड़ है। जी। तो ये एक्चुअल में कितनी सच्चाई है इस चीज में? सी, जहाँ तक मेहंदीपुर बालाजी की बात कर रहे जी। हैं, वो तो बिल्कुल वो सच तो हनुमान जी का साक्षात है। जी, स्थान है। साक्षात स्थान है और वो बिल्कुल सच है। क्योंकि जहाँ हम एनर्जीज की बात करें ना, हमारे लैंग्वेज में हम उनको एनर्जी ही बोलेंगे। इनको अर्थ बाउंड अटैचमेंट्स कहते हैं। अर्थ बाउंड अटैचमेंट्स मतलब वो नहीं है, वो इस धरती से जुड़े हुए हैं और उनकी पूरी आत्मा वापस नहीं जा सकी है किसी भी कारणों से, अटक गई है। अटक गई है। ओके। तो वैसी चीज है ना, जो जिसका भी हम द राइट वर्ड इज हम कहते हैं, जिनका भी स्पिरिचुअल ऑरा यानी ऑरिक लेवल पे कमजोरी है, या एक दूसरा इंसान किसी कारण से दुखी है, बहुत ज्यादा मन में कमजोरी है, अर्ली डेथ हो गई, अर्ली डेथ हो गई, मतलब अकस्मात अकस्मात मृत्यु भी ना, अगेन एक तरह का ही डेथ होता है जो ज्यादातर उन्हें धरती से रोक देता है, वो है सुसाइड। Suicide is considered in Akashic records also a ultimate breach of a spiritual contract. क्योंकि हम ईश्वर से मानिए 75 साल की जिंदगी लेके आए, बट हमने कहा हम तो 25 में ही एग्जिट करते हैं। हाँ, मतलब आपने मतलब 5 दिन होटल में स्टे का टाइम दिया था, आप 3 ही दिन पे चेकआउट करके निकल लिए। और तो फिर वो जो बाकी दिन का जो 2 दिन का काम है, फिर कौन करेगा? तो अभी नीचे रहो। तो कितनी बार वो लोग इस डायमेंशन में फंसते हैं। फिर कितनी बार ऐसी आत्माएं जिनकी कोई ऐसी इच्छा जो पूर्ण नहीं हुई है, yes. और वो इच्छा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और उन्हें लगा कि मैं थोड़ा दिन और रुक जाता तो ठीक हो जाता। तो वैसी एनर्जीज कभी कभी रुक जाती है। अब आप बोलेंगे कि फिर किसी पे अटैक कैसे करती है? हाँ। वो कुछ ऐसे सोल पे फिर अटैक करती हैं जिसका सोल लेवल पे कोई कमजोरी हो, यानी जो होस्ट है उसमें ऐसी कोई कमजोरी आई हुई है जिसके कारण उसकी अपनी कोई परेशानी है, कोई चीज से वो परेशान है, दुखी है, बहुत बीमार है, तो उसका ना सोल एट और जो ऑरा है जो हमें कवर कर रहा है, वहां पे क्रैक्स है और मुश्किलें। तो ऐसी कोई दूसरी एनर्जी ना इस एनर्जी को, इस सोल को टेक ओवर कर सकती है अगर कोई तरह का फ्रीक्वेंसी मैच हो तो। मतलब ऐसा है कि जैसे मेरा अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर है तो बैक्टीरिया वायरस अटैक कर देंगे और वो बीमार पड़ जाएगा। एग्जैक्टली। मैं फिजिकल बॉडी की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से हम स्पिरिचुअल बॉडी की बात करें तो अगर आपका स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कमजोर है, हाँ, तो आप पे इस तरह का वायरस या पैरासिटिक अटैक आ सकता है। नेगेटिव एनर्जी आप पे अटैक कर सकती है। जी। अब ये जो नेगेटिव एनर्जी है, हम इनको बहुत साइंटिफिक टर्म में थॉट फॉर्म्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल, किसी और का गुस्सा, कोई बहुत गुस्से में है, एक जगह गया, फिर उसकी गुस्सा उसका खत्म हो गया, तो गुस्सा ना एक पूल ऑफ एनर्जी बन के वहीं बैठा हुआ। दूसरा इंसान आया, वो भी गुस्से में है। तो ये जो पूल ऑफ एनर्जी है जिसका कोई और खास कॉन्शियसनेस नहीं है अदर देन एंगर, कम्स एंड अटैचेस टू दिस अदर पर्सन्स एंगर। अब ये इंसान और गुस्सा हो जाता। So what has he taken? He has taken an energy transference from the other person. उसकी एनर्जी इससे अटैच हो जाती है। मतलब ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो लोग हेल्थ वाइज बहुत बीमार रहते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली टूटे हुए, दबे हुए, उनको यही नेगेटिव एनर्जी और ज्यादा परेशान करती है। जी जी। मतलब जो इंसान परेशानी में और ज्यादा परेशानी होता जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा हम अपनी आत्मिक लेवल पे काम करें, अपनी आत्मा पे काम करें। अगर आप आत्मिक लेवल पे बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत शक्तिशाली होंगे, तो ये जो बाकी जो एनर्जी लेयर्स है ना हमारे, वो अपने आप स्ट्रेंथन होते जाएंगे। तो स्पिरिट लेवल क्या है? हमारा 5th लेयर है। जी, ठीक है। अगर ये स्ट्रांग रहेगा तो ये आपको पूरी तरह से स्ट्रांग रखेगा। फिर आपका मेंटल, इमोशनल और एक फिजिकल सब स्ट्रांग होगा। तो आज जो दुनिया जी रही है, जिसको मैं देख रहा हूँ, लोग अपने जो पहली लेवल ऑफ लेयर है, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, सबसे डीपेस्ट लेयर है। जी, आनंदमय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट और द टॉपमोस्ट लेयर, यहाँ पर सोल रिजाइड करती है। राइट। अब जो ज्यादातर लोग दुनिया में जी रहे हैं वो अन्नमय, जो फिजिकल बॉडी है, इसके लिए डोले शोले बनाने में लगे हुए हैं, इसको खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर 7 चक्रास हैं तो उनके सारे चक्रा ब्लॉक पड़े हुए हैं। और इनर लेवल की तो बात ही कुछ और है जी। अल्टीमेटली काम हमें इनर लेयर पे करना चाहिए, जिससे ये सारे के सारे लेयर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। और हम इस पे अगर जब काम करेंगे और अंदर देखिए, जब आप अंदर से काम करोगे वो आपकी फिजिकल बॉडी पे तो दिखेगा ही दिखेगा। आई एम नॉट सेइंग कि हम एक्सरसाइज ना करें, प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए।
उस पे काम करना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हम अपनी मन, अपनी आत्मा, अपने दिल पे, अपने मस्तिष्क पे काम करें। ओके, करेक्ट दैट फर्स्ट। Right. आप उसको सही करेंगे, आपका शरीर अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर और हमारा मन एक सिस्टम है, एक साथ काम करता है, इंटरकनेक्टेड है basically. एब्सोल्युटली, इट्स पार्ट ऑफ वन सिस्टम। हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में भी यही कहते हैं जी। तो अगर ये दोनों एक सिस्टम है और मैं एक पे काम कर रही हूँ स्ट्रांगली, दूसरा अपने आप फॉलो करेगा, तो इसको एज अ पार्टनरशिप देखना चाहिए। वी कैन नॉट जस्ट वर्क ऑन एक कि ये एक पार्ट है, एक मशीन है, डिफरेंट पार्ट्स है, इस पे काम करो। नहीं, हमें पूरे पे काम करना होगा, होलिस्टिकली। ग्रेट, आई रियली अप्रिशिएट। इसीलिए मैंने बुक भी लिखी है जी, मेडिसिन फील लाइफ, होलिस्टिक तरीके से। इसीलिए आपका एकदम इट इज इन लाइन, एब्सोल्युटली। ओके ओके, ग्रेट। एक चीज और मैंने सुनी है मैम, जैसे हम नेगेटिव एनर्जीज की बात कर रहे थे, तो एक सिस्टम होता है ऑरा रीडिंग कुछ जी, तो क्या उससे पता चल सकता है कि इस पर्सन के अंदर नेगेटिव एनर्जी है या इसका ऑरा का कितना स्ट्रेंथ है? बहुत ही स्ट्रांग हीलर जो इस पे बहुत दिनों से काम कर रहा है, वो तो बातचीत से ही, और 5 मिनट लगेगा मुझे रेकी से स्कैनिंग करने में, मैं बता सकूंगी। लेकिन अगर आप मशीन से कह रहे हैं तो उस फोटोग्राफी को कहते हैं कर्लियन फोटोग्राफी। कर्लियन, और अभी उसको ऑरास्कोप के भी नाम से जाना जाता है। देयर आर मशीन्स एग्जिस्टिंग जो आपका उस समय का ऑरा पिक्चर आपको बता सकता है, बट ये आपको याद रखना चाहिए कि ऑरा पिक्चर बदलता रहता है, क्योंकि उस समय का जो इमोशनल मेंटल मेकअप है, आपकी चक्रा की जो एनर्जी है, जो एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, वो उस समय का पिक्चर है। जब आप उसमें कोई बदलाव लाएंगे, कुछ करेंगे, वो होंगे, तो वो पिक्चर बदल जाएगा, बट करंट पिक्चर उस समय का लिया जा सकता है। ग्रेट। तो मैंने बहुत सारी चीजें आज आपसे जानी और बहुत नेक्स्ट लेवल की पॉडकास्ट कन्वर्सेशन आपसे रहा। मतलब इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉडकास्ट, सच में बहुत कुछ सीखने को मिला। रिचा मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी हमारे ऑडियंस हैं, आपने बॉडी के बारे में बात की, माइंड की, और इनसे भी ज्यादा डीपर लेवल पर हमने सोल के लेवल पे बात की, और आपने तो मृत्यु के बाद की भी रिकॉर्ड्स को ओपन कर दिए। अगर किसी इंसान को इस पृथ्वी लोक पे, इस दुनिया में एक हेल्दी, हैप्पी, पीसफुल लाइफ लीड करनी है, तो जैसा आपने बताया कि हम फिजिकल फिटनेस के लिए वर्कआउट करते हैं, डाइट एंड न्यूट्रिशन करते हैं, राइट, जो सारी कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोल को मजबूत देने के लिए, सोल को प्योर रखने के लिए, इसको ताकत देने के लिए ऐसा कोई रिचुअल है जो आपका फेवरेट है, जो कोई भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो करके एटलीस्ट अपनी इनर हीलिंग को बेहतर कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हम एक करें, एक छोटा सा, आप मेरे साथ चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा फेवरेट है, ये ज़ेन बुद्धिज्म से आ रहा है, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस, बट दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रेकी। ये एक्चुअली इसका ओरिजिन ज़ेन बुद्धिज्म में है। इसको मूशिन स्टेट कहते हैं। मूशिन, मू मीन्स नो, शिन मीन्स माइंड, नो माइंड स्टेट। इट्स अ स्टेट, जीरो थॉट, शून्यता की ओर। हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और आप खुद मुझे बताएंगे कि आप कितनी शून्यता में गुजरे। ठीक है, बहुत सिंपल। अपना हाथ हम इस तरह से रखेंगे, इसको हम रेकी में गेशो पोजीशन कहते हैं। गेशो तो गेशो नमस्ते की तरह ही है, लेकिन हम इसमें ना बहुत प्यार से जो दोनों हाथ जोड़ते हैं उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ लाते हैं। यानी ऐसे आप एल्बो ऊपर करेंगे तो थोड़ा स्ट्रेंथ दिखेगा ना, इसमें ताकत बढ़ती है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, फिर हम इससे गुजरेंगे। ठीक है। आपको ना अपने मिडिल फिंगर पे, इस पे फोकस करना है, क्योंकि हमारा मिडिल फिंगर हमारा सबसे लंबा फिंगर है। ठीक है, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब आप अपने मिडिल फिंगर की तरफ ध्यान दें और सिर्फ अपने सांस पे ध्यान दें। सांस उठ रही है और गिर रही है। और अब आपकी आईलिड्स, आपकी आंखें और भारी हो रही हैं। जैसे जैसे आपकी आईलिड्स, आपकी आंखें भारी हो रही हैं, आप अपनी मिडिल फिंगर की ओर देख रहे हैं। जैसे जैसे आप मिडिल फिंगर में देख रहे हैं, आपकी आंखें और भारी हो रही हैं। और जब आपकी आंखें इतनी भारी हो जाएं कि आप आंखें खोल ना सकें, खुला ना रख सकें, आंखें बंद कर लीजिए और बहुत धीरे से अपने हाथ अपनी गोद में रख दें और इस शांति की अवस्था में प्रवेश कर जाएं।
बहुत धीरे अब आंखें खोल के वापस आ सकते हैं जब भी आप तैयार हो। कैसा लग रहा है? रिलैक्स्ड। और ये हमने फ्यू सेकंड्स के लिए ही किया। ये जो अवस्था है मोशन की, हम इसे 5 से 12 मिनट तक कर सकते हैं। जब आप 5 मिनट तक लेके जाएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको आवाज़ें सुनाई दे रही थी, खटखट हो रहा है, लेकिन आप नोटिस कर रहे होते कि आपके जो थॉट्स है वो स्लो डाउन हो गए। यानी आप इस स्टेट में जब रिमेन करेंगे तो 5 मिनट आते आते ना हम शून्यता की तरफ चल पड़ते हैं। और जब हम और डीपन करेंगे 8, 9, 12 मिनट तक, तो बिल्कुल मोशन स्टेट पहुंच जाता है। Great. अगर हम इसको रोज 5 से 7 मिनट तक करते हैं, 5 से 12 मिनट तक करते हैं, तो उससे हम अपने माइंड से वो बहुत सारी चीजें जो हमें ट्रबल कर रही हैं, मुश्किलें दे रही हैं, वो नेगेटिव वॉइस, दैट चैटर, उस चैटर को शांत किया जा सकता है। मोशन एज अ रेकी हीलर बहुत नेसेसरी माना जाता है, बिकॉज अगर आप मोशन को एक्सेस कर सकते हैं तो फिर आप रेकी एनर्जी एज अ हीलर बहुत आसानी से अपने थ्रू चैनल कर सकते हैं। तो एज मोशन स्टेट एज अ रेकी हीलर मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ ताकि वो इसको रेगुलर प्रैक्टिस करें, एंड इससे आप अपना रोज की जिंदगी आप प्रेजेंट मोमेंट में जी सकेंगे। यू विल फाइंड कि आपका अवेयरनेस, आपका कॉन्शियसनेस कंप्लीटली प्रेजेंट मोमेंट में, एंड इट्स नॉट रनिंग बैक इनटू द पास्ट और रनिंग इनटू द फ्यूचर। आप यहाँ हैं। जब आप यहाँ हैं तभी आप में कोई शक्ति होती है ना कुछ कर पाने की। वेरी ट्रू। ना पास्ट में कर सकते हैं ना फ्यूचर। एनर्जी इज हियर। सो हेंस ये मेरा फेवरेट प्रोसेस है, मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सोलेस। एक द राइट वर्ड इज शून्यता। बहुत प्यार से शून्यता की तरफ ले जाता है, बहुत आसानी से चला जाता है। हाँ, ये तो बहुत आसान है, सहज है, सरल है, कहीं भी किया जा सकता है। वेरी ट्रू। एंड किसी को पता भी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आप बस शांति से रहिए। सो द मोशन स्टेट। वेरी ट्रू। सो यही मैं अपने जो भी प्रोग्राम्स भी होते हैं उनमें यही बात करता हूँ कि अगर एक चीज कोई इंसान प्रैक्टिस करे अपनी जिंदगी में, दैट इज अवेयरनेस। और अवेयरनेस लाने का जो आपने तरीका बताया, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, एंड इस पूरी में ना सबसे अच्छी पावरफुल चीज क्या है कि आपने अपने माइंड को एंगेज कर दिया यहाँ पर। जी, तो मैंने कहा क्या कहा आपको, एक इट्स अ फॉर्म ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस क्या, बिकॉज माइंड यहाँ एंगेज हो गया, वो इधर उधर नहीं भाग रहा है। यस यस। और जहाँ ये एंगेज हुआ, इसके पीछे का साइंस बताऊंगी जी। हमारे कॉन्शियस माइंड से हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ना एक कॉरिडोर बन गया, एंड बहुत फास्ट ना आप अपने कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में ड्रॉप करोगे, बहुत फास्ट। द मोमेंट आप अपने सबकॉन्शियस स्टेट पे पहुंच गए हो, वो जो कॉन्शियस माइंड का चैटर है क्लोज हो जाता है। एग्जैक्टली, दैट इज द साइंस बिहाइंड दिस। सो द ज़ेन बुद्धिस्ट्स वर वेरी स्मार्ट पीपल। ग्रेट। ये लेकिन एंशिएंट साइंस है, और मैं तो आपको मॉडर्न साइंस से समझाया है, बट प्रोसेस बहुत पुराना है, बहुत एंशिएंट है। बहुत ही बढ़िया। सो ऋचा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कुछ शेयर किया और इतनी पावरफुल विजडम्स विद साइंटिफिक एविडेंस के साथ में बताई। और मैं जो भी पार्टिसिपेंट, जो भी अभी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आए, पॉडकास्ट समझ में ना आए, तो उसको 2 बार 3 बार देखें, अपनी फैमिली के साथ देखें। और ये बहुत पावरफुल हीलिंग साइंस है। और कई बार मैं बोलता हूँ कि जहाँ से आपका लॉजिक खत्म होता है ना, वहाँ से मैजिक शुरू होता है, राइट। और ये वाकई में हीलिंग मॉडलिटी ऐसी हैं जो एनर्जी बेस्ड है, और हमारी सबकी जो एग्जिस्टेंस है वो एनर्जी बेस्ड है। तो ये साइंस हमारी सोल पर काम कर रहा होता है। जो मॉडलिटीज हैं, चाहे वो रेकी है, चाहे हमारा पावरफुल योगिक प्रोसेसेस थी, मेडिटेशन थे, माइंड, बॉडी एंड सोल को कोऑर्डिनेट कर रहे होते थे। बिल्कुल। बट हम मॉडर्न जमाने में हम सब चीजों को भूल चुके हैं, और इसीलिए शायद सफरिंग भी बढ़ रही है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको वाकई में अगर अपनी जिंदगी में बहुत सारी खुशहाली चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए, तो ये जो प्रैक्टिस अभी बताई है मैम ने, आप जरूर करें। एंड मैम, अगर आप से कोई कनेक्ट होना चाहता है या आप से कोई हेल्प लेना चाहता है, तो किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं आपसे? मेरे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे को बेस्ट वे मुझे अप्रोच करना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो है 9160699966। Alright. जी, इसके द्वारा बेस्ट है मुझ तक अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए या मेरे से पहुंचना है, दिस इज द बेस्ट वे टू रीच मी। अदरवाइज मैं बाकी अपने डिटेल्स आप तक शेयर कर दूंगी, ताकि विच यू कैन
कोरिलेट है या आप दे सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप में से किसी भी पर्सन को ऐसा कोई इशू है जो लगता है कि आपको मैम की ज़रूरत है और वो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आप उनकी टीम से कनेक्ट करके आप मैम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम ऑन दिस पॉडकास्ट। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद।